दरोगा भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु अति महत्वपूर्ण नोट्स। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशन 1776 को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशन 1776 को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। रेगनर फ्रिंस ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। रेगनर फ्रिंस ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। व्यष्टि अर्थव्यवस्था, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण किसी परिवार की आय, किसी एक कंपनी की आय आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें व्यक्तिगत इंडिविजुअल अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण किसी परिवार की आय, किसी एक कंपनी की आय आदि। समष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। नोट, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फ्रिंस एवं जॉन टिनबर्गन हैं। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फ्रिंस एवं जॉन टिनबर्गन हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, ये क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। उदाहरण कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन। उदाहरण कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। उदाहरण विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। उदाहरण विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, रक्षा व अन्य सेवाएं। उदाहरण व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, रक्षा व सेवाएं, अन्य सेवाएं। नोट, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय ₹20 थी। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO स्थापना मई 1951 भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO स्थापना मई 1951 भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। नोट, सैम कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। सैमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं। सकल घरेलू उत्पाद GDP, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है।
किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। नोट: किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपर्युक्त माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपर्युक्त माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी: किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़ते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स विदेश से प्राप्त आय, एम बराबर विदेशों के द्वारा भारत से अर्जित आय। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त आय, एक्स बराबर विदेश से प्राप्त आय माइनस एम विदेश से के द्वारा भारत से अर्जित आय। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी: यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाले मुख्य ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी: सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास। आर्थिक आयोजन इकोनॉमिक्स प्लानिंग: भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थे। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। वर्ष 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर ऑदेशिर दलाल थे। वर्ष 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर ऑदेशिर दलाल थे। श्री एम.एन. राय ने वर्ष 1945 में जन योजना पीपल्स प्लान बनाई। श्री एम.एन. राय ने वर्ष 1945 में जन योजना पीपल्स प्लान बनाई। वर्ष 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया। वर्ष 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। गरीबी पॉवर्टी लॉरेंज वक्र लॉरेंज कर्व तथा गिनी गुणांक गिनी कॉन्फिशिएंट का संबंध गरीबी के मापन से है। लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स और लॉरेंस एवं गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी इटली ने विकसित किए। गरीबी पॉवर्टी लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक का संबंध गरीबी के मापन से है। लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स और लॉरेंस एवं गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी इटली में ने विकसित की। नोट: वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया गरीबी के मापन से संबंधित है। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया गरीबी के मापन से संबंधित है।
भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियां, डॉक्टर वाई के अलग समिति गठन 1977 ईस्वी, रिपोर्ट प्रस्तुत 1979, आधार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करना। डॉक्टर वाई के अलग समिति गठन 1977 ईस्वी, रिपोर्ट प्रस्तुत 1979 ईस्वी, आधार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करना। लकड़ावाला समिति गठन 1989 ईस्वी, रिपोर्ट प्रस्तुत 1993 ईस्वी, लकड़ावाला समिति गठन 1989 ईस्वी, रिपोर्ट प्रस्तुत 1993 ईस्वी। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन 2005 ईस्वी, रिपोर्ट प्रस्तुत 2009 ईस्वी, आधार शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपये के नीचे मासिक खर्च करने वालों को गरीब माना गया। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति गठन 2005 ईस्वी, रिपोर्ट प्रस्तुत 2009 ईस्वी, आधार शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये से नीचे मासिक खर्च करने वाले को गरीब माना गया। श्रीरंग राजन समिति गठन 2012 ईस्वी, रिपोर्ट प्रस्तुत 2014 ईस्वी, आधार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा में रखा गया। श्रीरंग राजन समिति गठन 2012, रिपोर्ट प्रस्तुत 2014, आधार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपया तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा में रखा गया। बेरोजगारी यूनिप्लॉयमेंट। बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। एक व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने को तैयार तथा इच्छुक हो किंतु उसे काम नहीं मिलता, बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। एक व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने को तैयार तथा इच्छुक हो किंतु उसे काम नहीं मिलता हो बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा किए जाते हैं। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी किए जाते हैं। बेरोजगारी के प्रकार। ऐच्छिक बेरोजगारी वॉलंटरी, यह व्यक्ति को काम मिलता हो लेकिन काम करने के लिए तैयार ही ना हो। ऐच्छिक बेरोजगारी, वैसे बेरोजगारी को कहेंगे जब व्यक्ति को काम मिलता हो लेकिन काम करने के लिए व्यक्ति तैयार ना होता हो। अनैच्छिक बेरोजगारी इनवॉलंटरी, व्यक्ति को काम की तलाश करने पर भी काम नहीं मिलता हो। व्यक्ति को काम की तलाश करने पर भी काम नहीं मिलता हो। प्रक्षण या अदृश्य या छिपी बेरोजगारी, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो उन्हें हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। परीक्षण या अदृश्य या छिपी बेरोजगारी, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो उसे हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। मौसमी बेरोजगारी सीजनल यूनिप्लॉयमेंट, एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीने के लिए रोजगार मिलना तथा शेष महीने या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीने के लिए रोजगार मिलना तथा शेष महीने या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उदाहरण तकनीकी परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण उदाहरण तकनीक परिवर्तन। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष योजनाएं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977 से 78, ट्राइसेम 1979, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, डकवा
1982, डकवा 1982, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, जवाहर रोजगार योजना 1989, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989, 10 लाख कुआं योजना 1988-89, 10 लाख कुआं योजना 1988-89, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, रोजगार आश्वासन योजना 1993, रोजगार आश्वासन योजना 1993, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, अन्नपूर्णा योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, जन श्री बीमा योजना 2000 से 2001, जन श्री बीमा योजना 2000 से 2001, अंत्योदय अन्न योजना 2000, अंत्योदय अन्न योजना 2000, आश्रय बीमा योजना 2001 से 2, आश्रय बीमा योजना 2001 से 2002, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 2003, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। शुरू में यह योजना 27 राज्यों में 200 जिलों में लागू हुआ था। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। रिजर्व बैंक RBI। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अनधिकृत पूंजी से हुई। वह इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अनधिकृत पूंजी से हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, मुख्यालय मुंबई। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर CD देशमुख थे। इन्हीं के समय में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। इन्हीं के समय में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1786 था। भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। स्थापना 1881 ईस्वी। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1786 था। भारतीयों द्वारा प्रबंधित प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। स्थापना 1881 ईस्वी। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 तथा बैंक ऑफ मद्रास 1883। इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI रख दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 तथा बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों बैंकों को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI रख दिया गया। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी।
इसकी स्थापना शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख वित्त संस्थाएं स्थापना वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय 1 अप्रैल 1935। भारतीय औद्योगिक निगम 1948। भारतीय औद्योगिक निगम 1948। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जानकारी 1955। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जानकारी जनवरी 1955। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जनवरी 1955। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955। भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय बॉम्बे 1 फरवरी 1964। भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय मुंबई 1 फरवरी 1964। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985। भारतीय लघु उद्योग विकास केंद्र अप्रैल 1990। भारतीय लघु उद्योग विकास केंद्र अप्रैल 1990। मुख्यालय लखनऊ। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975। भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय मुंबई सितंबर 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय सितंबर 1956। भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972। भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ NAFED, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। इसके प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इसके प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद ट्रेफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद ट्रेफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI 1 फरवरी 1964 को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI 1 फरवरी 1964 को संसदीय अधिनियम से स्थापित किया गया। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI से भी इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। इसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। इसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा ही किया जाता है। भारत के प्रमुख शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति सन 1991 में फेडवानी समिति ने की थी। इसका मुख्यालय दक्षिण भारत में वर्ली में है। राष्ट्रीय शेयर बाजार। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेडवानी समिति ने की थी। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था, जिसे 2002 में बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला बैग है।
बजट शब्द का विकास फ्रेंच बुजेट से हुआ है, जिसका अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला बैग है। बजट में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायसराय कैनिंग को जाता है। पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विलियन को माना जाता है। पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रथम बजट प्रस्तुति किया गया था, इसलिए भारत में बजट प्रणाली की संस्थापक जेम्स विलियन को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के लिए प्रयुक्त शब्द का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार की बजट का उल्लेख अनुच्छेद 202 में है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के लिए प्रयुक्त शब्द का उल्लेख किया गया है। सरकार राज्य की बजट का उल्लेख अनुच्छेद 202 में है, अनुच्छेद 202 में है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन ऑकवर्थ कमेटी 1921 की सिफारिशों के आधार पर 1924 में निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग पेश किया जाने लगा। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन ऑकवर्थ कमेटी 1921 की सिफारिश के आधार पर 1924 में निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया जाने लगा। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया। वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 को के रेल बजट और आम बजट के साथ ही पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. पनमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। भारत में अभी तक सर्वाधिक बार बजट कुल 10 बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। भारत में अभी तक सर्वाधिक बार कुल 10 बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है। 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है। यह 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। यह 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री तथा उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित किया जाता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री तथा उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच निर्वाचित किया जाता है। भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। नोट, विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने वर्ष 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। उद्योग, आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। नए औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है।
कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबद्ध है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों में सुधार से संबद्ध है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से शुरू किया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से शुरू किया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की नीति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख पुस्तक हाउ टू पे फॉर वार केन्स, हाउ टू पे फॉर वार केन्स, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी J.M. केन्स, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.M. केन्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स, द कैपिटल कार्ल मार्क्स, द कैपिटल कार्ल मार्क्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी केन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी केन्स। कुछ अर्थशास्त्रियों के प्रमुख कथन। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है रॉबिन्स, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है रॉबिन्स। अर्थशास्त्र विज्ञान आदर्श विज्ञान है मार्शल, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है यह मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है रॉबिन्स, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है रॉबिन्स। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। रिसेशन, रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की आपूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। मुद्रास्फीति अथवा विस्फीति, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं जैसे राख नियंत्रण आदि, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रास्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं जैसे शाख नियंत्रण आदि, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रास्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। मुद्रा संकुचन, डिफ्लेक्शन, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है।
यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। तेजड़िया और मंदरिया यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है वह मंदरिया कहलाता है। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी तेजड़िया और मंदरिया यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजड़िया कहलाता है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी व्यक्ति को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है वह मंदरिया कहलाता है। टैरिफ किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। बफर स्टॉक आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। आपात स्थिति में किसी वस्तु की कीमत को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। राजकोषीय घाटा यह सरकार की आय और उसके व्यय का अंतर है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। इस साधन की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। यह सरकार की आय और उसके व्यय का अंतर है। यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। इस साधन की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा बराबर बजट प्लस बाजार उधारी प्लस देयता। राजकोषीय घाटा बराबर बजट घाटा प्लस बाजार उधारी प्लस देयता। राजस्व घाटा यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। प्राथमिक घाटा वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो प्राथमिक घाटा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह राजकोषीय घाटे और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान का अंतर है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो प्राथमिक घाटा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह राजकोषीय घाटे और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान का अंतर है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार 1990 में जारी किया गया था। इसे प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार 1990 ईस्वी में जारी किया गया था। इसे प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। देश में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देश में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत में पहली आर्थिक गणना वर्ष 1977 में की गई थी। भारत में पहली आर्थिक गणना वर्ष 1977 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। वर्ष 1963 ईस्वी में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। वर्ष 1963 ईस्वी में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में दी गई थी, जिसे 1985 ईस्वी में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया।
भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी शिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी शिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेतपत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेतपत्र कहा जाता है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई थी। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को दी गई थी। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। हृदय योजना का संबंध पर्यटन के विकास से है। हृदय योजना का संबंध पर्यटन विकास से है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य गरीबी को दूर करना और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना है। पंचवर्षीय योजनाओं के मूल उद्देश्य गरीबी को दूर करना और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना है। पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि, आर्थिक समानता की उपलब्धि एवं आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य उत्पादन की मात्रा में तीव्र वृद्धि करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि, आर्थिक समानता की उपलब्धि एवं आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ। इस योजना का अंतिम प्रारूप 1952 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ। इस योजना का अंतिम प्रारूप 1952 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान तथा अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान तथा अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में परिवार नियोजन को योजना के एक अंग के रूप में स्थान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में परिवार नियोजन को योजना के एक अंग के रूप में स्थान दिया गया। इस योजना का फोकस कृषि पर आधारित था, जिसके कारण इसमें खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि पर अधिक बल दिया गया। इस योजना का फोकस कृषि पर आधारित था, जिसके कारण इसमें खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि पर अधिक बल दिया गया। यह एक सफल योजना रही जो लक्ष्य प्राप्ति 2.1% से ज़्यादा, विकास दर 3.6 को प्राप्त किया। इस योजना के दौरान औद्योगिक उत्पाद में 8% तथा राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज किया गया। यह एक सफल योजना रही जो लक्ष्य प्राप्ति 2.1% से ज़्यादा, विकास दर 3.6% को प्राप्त किया। इस योजना के दौरान औद्योगिक उत्पाद में 8% तथा राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज किया गया। नोट: इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था। इस योजना का उपनाम भौतिकवादी योजना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था।
इस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 20% की वृद्धि हुई। इस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 20% की वृद्धि हुई। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि खर्च की गई। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्रों दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, राउरकेला, ओडिशा तथा भिलाई, मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्रों दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, राउरकेला, ओडिशा तथा भिलाई, मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी। यह योजना प्रोसैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। यह योजना प्रोसैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों में प्राथमिकता दी गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजनाओं का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 5% तथा योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य 30% रखा गया था। इस योजना में राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 5% तथा योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य 30% रखा गया था। यह योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति 5.6% को प्राप्त करने में असफल रही तथा इसकी उपलब्धि 2.8% रही। यह योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति 5.6% को प्राप्त करने में असफल रही तथा इसकी उपलब्धि 2.8% रही। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 तथा भीषण सूखा 1965-66 था, जिसके कारण अगली योजना अपने समय से प्रारंभ न हो सके। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 तथा भीषण सूखा 1965-66 था, जिसके कारण अगली योजना अपने समय से प्रारंभ न हो सके। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 की स्थापना हुई। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 की स्थापना हुई। योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन और पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो गई थी। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी जाती है। इन 3 वर्षों को योजना अंतराल या योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है। इसी योजना के दौरान वर्ष 1966-67 में MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसी दौरान योजना के दौरान वर्ष 1966-67 में MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1969 को हुआ। यह योजना DR गार्डिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम गार्डिल योजना था। ऑपरेशन फ्लड 1970 अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना में प्रारंभ की गई। ऑपरेशन फ्लड 1970 अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना में प्रारंभ की गई। इस योजना की मुख्य बिंदु स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978।
जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी। इस योजना में विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को प्रदान की गई थी। इस योजना में विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को प्रदान की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 4.4% से ज़्यादा विकास दर 4.7% को प्राप्त किया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 4.4% से ज़्यादा विकास दर 4.7% को प्राप्त किया। यह योजना अपने समय से पूर्व ही 1978 ईस्वी जनता सरकार द्वारा घोषित कर दिया था। यह योजना अपने समय से पूर्व ही 1978 ईस्वी जनता सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया था। इस योजना के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 में शुरू की गई। इस योजना के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 में शुरू की गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई। इस योजना के दौरान कृषि एवं जनोपयोगी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर बल दिया गया। इस योजना के दौरान कृषि एवं जनोपयोगी वस्तुओं को उत्पादन करने वाले उद्योगों पर बल दिया गया। अनवरत योजना 1978 से 1980 ईस्वी। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व 1977 से 78 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी। 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। 1978 से 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई, लेकिन नई सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी। यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 से 1980 को समाप्त कर दिया गया। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना था। इस योजना के दौरान 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत की गई। इस योजना के दौरान 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन दिया गया। इस योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन दिया गया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 5.2% से ज़्यादा विकास दर 5.5% को प्राप्त किया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 5.2% से ज़्यादा विकास दर 5.5% को प्राप्त किया। इसी योजना अवधि में 1983 से 84 ईस्वी में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। इसी योजना अवधि में 1983-84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, नाबार्ड 1982, ट्राइसेम आदि की शुरुआत हुई। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980, नाबार्ड 1982, ट्राइसेम आदि की शुरुआत हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना 15 वर्षीय दीर्घवादी परियोजना का एक हिस्सा थी।
यह योजना 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का एक हिस्सा थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्यान्न कार्य एवं उत्पादकता पर दिया गया। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्यान्न कार्य एवं उत्पादकता पर दिया गया। इस योजना का लक्ष्य 5% विकास दर को प्राप्त करना था, जो लक्ष्य प्राप्ति से अधिक 5.6 प्राप्त करता है। इस योजना का लक्ष्य 5% विकास दर को प्राप्त करना था, जो लक्ष्य प्राप्ति से अधिक 5.6% प्राप्त करता है। इस योजना का उद्देश्य एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। इस योजना का उद्देश्य एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना था। इस योजना का मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना था। भोजन कम और उत्पादन का नारा दिया। भोजन कम और उत्पादन का नारा दिया। इस योजना के दौरान वर्ष 1989 से 90 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना JRY जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस योजना के दौरान वर्ष 1989-90 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना JRY जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। योजना अवकाश 1990-92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। योजना अवकाश 1990-92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता के एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी। सरकार की अस्थिरता के कारण यह योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। सरकार की अस्थिरता के कारण यह योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। मानव संसाधन का विकास का सार माना गया। मानव संसाधन का विकास का सार माना गया। इस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 6.7% तथा प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना में राष्ट्रीय आय में 6.7% तथा प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया था। इस योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया था। इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत 1993 ईस्वी में की गई। इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 ईस्वी में की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज योजना आयोग द्वारा लगभग 2 वर्ष बाद 1999 में जारी किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज योजना आयोग द्वारा लगभग 2 वर्ष बाद 1999 ईस्वी में जारी किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय तथा समानता के सतत विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ सतत विकास था। 9वीं योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल ना रही, अतः यह एक असफल योजना थी। 9वीं योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल ना रही, अतः यह एक असफल योजना थी। 9वीं योजना में कृषि की वृद्धि दर के 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% रही। 9वीं योजना में कृषि की वृद्धि दर के 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% रही। 9वीं योजना में सकल देशीय उत्पादन के 6.5% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4 रही। 9वीं योजना में सकल देशीय उत्पादन के 6.5% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4 रही। 9वीं योजना के दौरान
योजना का आधार वर्ष 1996 से 97 रखा गया था। 9वीं योजना के दौरान योजना का आधार वर्ष 1996 से 97 रखा गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं योजना एक सफल योजना थी जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। 10वीं योजना एक सफल योजना थी जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। इस योजना के दौरान 2004 में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के दौरान 2004 में किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के दौरान औसत सालाना वृद्धि दर 7.80% की दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान औसत सालाना वृद्धि दर 7.80% की दर प्राप्त की गई। इस योजना में मुद्रास्फीति का औसतन लक्ष्य 5% रखा गया था। इस योजना में मुद्रास्फीति का औसतन लक्ष्य 5% रखा गया था, जिसकी वास्तविक प्राप्ति 5.02% रही, जिसकी वास्तविक प्राप्ति 5.02% रही। 10वीं योजना के दौरान कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र में प्राप्त की गई वृद्धि दरें निर्धारित लक्ष्यों के काफ़ी निकट रही है। 10वीं योजना के दौरान कृषि उद्योग व सेवा क्षेत्र में प्राप्त की गई वृद्धि दरें निर्धारित लक्ष्यों के काफ़ी निकट रही है। 10वीं योजना में कृषि क्षेत्र में सालाना वृद्धि दर के लक्ष्य 4% रखी गई थी, जिसकी प्राप्ति की दर 3.42% रहे। 10वीं योजना में कृषि क्षेत्र में सालाना वृद्धि दर की लक्ष्य 4% रखी गई थी, जिसकी प्राप्ति की दर 3.42% रही। 10वीं योजना के दौरान योजना समाप्ति तक साक्षरता दर 75%, शिशु मृत्यु दर 45% प्रति हजार तथा बालाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। 10वीं योजना के दौरान समाप्ति तक साक्षरता दर 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार तथा बालाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 ईस्वी में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 ईस्वी में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा विकास अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाना था। इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को महाशक्ति बनाना था। इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए छात्रावासों तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान के साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों पर विस्तार करना था। इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए छात्रावासों तथा व्यावसायिक शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान के साथ साथ सेकेंडरी स्कूलों का विस्तार करना था। इस योजना में पहली बार सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को स्वीकार किया गया। इस योजना में पहली बार सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को स्वीकार किया गया। इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय योजना क्रियान्वित कराने पर बल दिया गया। इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय योजना क्रियान्वित कराने पर बल दिया गया। इस योजना अवधि में 8.3% की विकास दर हासिल हुई है, जो अन्य सभी योजनाओं से अधिक है। इस योजना अवधि में 8.3% की विकास दर हासिल हुई है, जो अन्य सभी योजनाओं से अधिक है। इस योजना में देश के सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में देश के सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने एवं निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया। इस योजना में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने एवं निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हो गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास है। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास है।
22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना के दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। 22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना के दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9% सालाना विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधन करते हुए 8.7% वार्षिक कर दिया गया। इस योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9% सालाना विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधन करते हुए 8.7% वार्षिक कर दिया गया। इस योजना के दस्तावेज में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3% तक सीमित रखने पर बल दिया गया। इस योजना के दस्तावेज में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3% तक सीमित रखने पर बल दिया गया। इस योजना में स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। इस योजना में स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। इस योजना के दौरान गरीबी अनुपात को वर्तमान के 30% से घटाकर 10% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के दौरान गरीबी अनुपात को वर्तमान 30% से घटाकर 10% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उसे अंतिम रूप प्रदान करना था। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार योजना का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उनसे अंतिम रूप प्रदान करने थे। योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक संस्था थे। योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक संस्था थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा योजना आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा योजना आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक व योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं। योजना घोषणा की तिथि। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014। श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014। फास्टैग 31 अक्टूबर 2014। फास्टैग 31 अक्टूबर 2014। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। हृदय समृद्धि सांस्कृतिक संरक्षण व कार्यकलाप 21 जनवरी 2015। हृदय समृद्धि सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015। सागर माला परियोजना 25 मार्च 2015। सागर माला परियोजना 25 मार्च 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015। उजाला 1 मई 2015। उजाला 1 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015।
अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर 14 मई 2015। उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर 14 मई 2015। कायाकल्प जन स्वास्थ्य 15 मई 2015। कायाकल्प जन स्वास्थ्य 15 मई 2015। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन 25 जून 2015। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन अगस्त 2015। इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन अगस्त 2015। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण ब्रांड योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण बुलियन योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण बुलियन परियोजना 5 नवंबर 2015। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम योजना 2015। उदय 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। फसल प्रधानमंत्री बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 26 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 26 जनवरी 2016। श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रोवर मिशन 21 फरवरी 2016। श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रोडवन मिशन 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016। ग्रामोदय से भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017। उड़ान 27 अप्रैल 2017। उड़ान 27 अप्रैल 2017। संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित 3 मई 2017। संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित 3 मई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017। मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017। मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017। जिज्ञासा 6 जुलाई 2017। जिज्ञासा 6 जुलाई 2017। शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2017। शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2017। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017। सौभाग्य योजना प्रसहज बिजली हर घर योजना 25 दिसंबर 2017। सौभाग्य योजना प्रसहज बिजली हर घर योजना 25 दिसंबर 2017। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017। जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश 16 अक्टूबर 2017। जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश 16 अक्टूबर 2017। थाने महाराष्ट्र एवं कोरोपुट ओडिशा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना। जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश थाने महाराष्ट्र एवं कोरोपुट ओडिशा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना 16 अक्टूबर 2017। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017। एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017। एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फाफ्टर 1 नवंबर 2017। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1 नवंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट चरण द्वितीय योजना 13 नवंबर 2017। भारत नेट चरण द्वितीय योजना 13 नवंबर 2017। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017। सुरक्षित शहर योजना 22 नवंबर 2017। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। सेवा भोज योजना 1 जून 2018। सेवा भोज योजना 1 जून 2018। पीएम आशा 22 सितंबर 2018। पीएम आशा 22 सितंबर 2018।
आयुष्मान भारत प्रजन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत प्रजन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 10 अक्टूबर 2018। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 10 अक्टूबर 2018। पीएम किसान 1 दिसंबर 2018। पीएम किसान 1 दिसंबर 2018। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 1 फरवरी 2019। पीएम किसान मानधन योजना 30 मई 2019। पीएम किसान मानधन योजना 30 मई 2019। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ 30 मई 2019। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 22 सितंबर 2019 को रांची से शुभारंभ 30 मई 2019। सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019। सोमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020। सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020। ग्राम भंडारागार योजना 1 फरवरी 2020। ग्राम भंडारागार योजना 1 फरवरी 2020। धान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020। धान लक्ष्मी योजना 1 फरवरी 2020। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020। किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020। कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020। विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना 1 फरवरी 2020। टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना 1 फरवरी 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मार्च 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मार्च 2020। गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने जाने की योजना 15 मई 2020। गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने की जाने की योजना 15 मई 2020। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 1 फरवरी 2021। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 1 फरवरी 2021। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता एवं सशक्तिकरण के लिए 29 मई 2021। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कोविड से प्रभावित बच्चों की सहायता एवं सशक्तिकरण के लिए 29 मई 2021। स्माइल मुस्कान योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए 12 फरवरी 2022। स्माइल मुस्कान योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के कल्याण के लिए 12 फरवरी 2022। DNT सीड योजना डी नेटिफाइड खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए 16 फरवरी 2022। DNT सीड योजना डी नोटिफाई खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के कल्याण के लिए 16 फरवरी 2022। नोट: सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जाता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये होगा। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जाता है, जिसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये होगा। अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत एवं प्रतिपादक। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण परिच्छेदन बेरोजगारी रेगनर नर्कस। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण परिच्छन बेरोजगारी रेगनर नर्कस। सिद्धांत संतुलित विकास का सिद्धांत। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण परीक्षण बेरोजगारी सिद्धांत संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नर्कस। प्लानिंग एंड द पुअर VS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर VS मिन्हास। एन इंक्वायरी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ नेशंस गुनार मिडरल। एन इंक्वायरी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ नेशंस गुनार मिडरल। प्रबल धक्का सिद्धांत रोजेस्टिन रोडो। प्रबल धक्का सिद्धांत रोजेस्टिन रोडो। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्समैन। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्समैन। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टोव।
रोस्टोव, सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस A.K. सैन, सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस A.K. सैन। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ। स्टम कारारोपण का सिद्धांत आर्थर लैफर, स्टम कारारोपण का सिद्धांत आर्थर लैफर। वैकर केल्डार, वैकर केल्डार। टॉबिनकर जेम्स टॉबिन, टॉबिनकर जेम्स टॉबिन। मूलवर्धित कर वात प्रथम प्रतिपादक F1 सीमेंस मॉरिस फारे और कार्ल शुभ विकसित किया। मूल वर्धित कर वाट प्रथम प्रतिपादक F1 सीमेंस मॉरिस फारे और कार्ल शुभ विकसित किया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत J.S. मिल, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत J.S. मिल। जीरो वेस्ट वेस्टिंग पीटर फायर, जीरो वेस्ट वेस्टिंग पीटर फायर। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पेगो, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पेगो। कर दे क्षमता क्लार्क, कर दे क्षमता क्लार्क। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड केन्स, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड केन्स।